आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइना। एंजाइना है क्या, इसको डिफाइन करेंगे और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे एंजाइना होता है, वो फैक्टर्स जानेंगे और वो फैक्टर्स जिससे एंजाइना कम होगा वो भी जानेंगे। और साथ में हम इस एंजाइना की पैथोफिज मतलब एंजाइना किस तरह होता है, उसकी कॉज क्या है, इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डिस्कस करेंगे। इसके थ्रू हमें एंजाइना जो है बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। फिर हम आएंगे टुवर्ड्स द क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस और फिर डायग्नोसिस, फिर मैनेजमेंट में हम नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एंजाइना को हम डिफाइन कैसे करते हैं, एंजाइना है क्या। असल में ये क्लिनिकल सिंड्रोम है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट नेक। अभी यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये असल में क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें आपके चेस्ट रीजन में आपको पेन फील होता है और ये पेन जो है फिर रेडिएट होता है आपके नेक को, जा को, आपके बैक को और आपके आर्म को, ये रेडिएट होता है, चलता है। तो ये कंडीशन जो है इसको हम लोग असल में कहते हैं क्या, एंजाइना। ठीक है, आम इस्तेलाह में इसको आप लोग चेस्ट पेन भी कहते हैं। अभी कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से एंजाइना होता है, वो फैक्टर्स क्या है, वो स्ट्रेस हो सकता है या फिजियोलॉजिकल एक्सर्शन हो सकता है। आपके ऊपर अगर स्ट्रेस होता है उससे भी एंजाइना एग्रेवेट होता है, और अगर कोई फिजियोलॉजिकल एक्सर्शन आप कर रहे हो, कोई फिजियोलॉजिकल काम कर रहे हैं, दैट विल आल्सो लीड यू टुवर्ड्स एंजाइना। तो मतलब इन कामों की वजह से स्ट्रेस हो, फिजियोलॉजिकल एक्सर्शन हो, उनकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइना हो सकता है। गॉट इन शॉर्ट एंजाइना होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड फिजियोलॉजिकल एक्सर्शन। अभी रिलीव हो सकता है, किसी शख्स को एंजाइना हो गया ना, अभी उसको हम रिलीव भी कर सकते हैं। किस तरीके से, या तो उसको कहते हैं कि रेस्ट करें, और अगर रेस्ट से रिलीव नहीं हो रहा फिर नाइट्रोग्लिसरीन भी देते हैं और फिर कुछ और फार्माकोलॉजिकल मेथड्स है वो भी देते हैं। तो इन शॉर्ट ये दो मैकेनिज्म जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल नोन है एंजाइना को अर्ली स्टेजेस में जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसके रिलीव करने के लिए, एंजाइना के रिलीफ के लिए नाइट्रोग्लिसरीन और रेस्ट है जो रिकमेंडेड होता है। बाद जो कंडीशन वर्स होता है उसमें नाइट्रोग्लिसरीन और रेस्ट जो है उसका काम नहीं होता, वो फिर हम लोग फार्माकोथेरेपी के ज़रिए से मैनेज करते हैं। कमिंग टू द पैथोफिजियोलॉजी और एथियोलॉजी, कि ये भी एथियोलॉजी और पैथोफिज इसकी क्या है, बहुत सिंपल सी हैं, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। हमारे पास ये हार्ट समझ लीजिएगा, इसको सप्लाई होते हैं कुछ ब्लड वेसल्स जिनको हम लोग कहते हैं क्या, कॉर्नरी आर्टरीज। ये कॉर्नरी आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। होता क्या है कि इन वेसल्स में रुकावट बन जाती है जिसको हम लोग साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली, फार्माकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली प्लैक कहते हैं। प्लैक, यहाँ पर प्लैक फॉर्मेशन हो जाती है, रुकावट हो जाती है, जिससे फिर क्या होता है, हार्ट को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिलता, जिसको हम लोग ये भी कहते हैं कि हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता। जब हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलता उस टाइम क्या होता है, हार्ट के जो टिश्यूज होते हैं, मायोकार्डियल सेल्स होते हैं, मसल्स नहीं है, उनको जब ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी इस्कीमिया से बाद इन्फार्क्शन हो जाता है। पहले ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, इस्कीमिया होगी, बहुत कंडीशन प्रोलॉन्ग होती है, इन्फार्क्शन हो जाएगी, जिसको फिर हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक। ओके, सिंपली जब स्टार्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पर प्लेक फॉर्मेशन होगी, ब्लड की सप्लाई कम होगी, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पेन फुल सेंसेशन एब्जॉर्व होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, हार्ट का जो मेटाबॉलिज्म का मैकेनिज्म है वो स्विच हो जाएगा ग्लूकोज की तरफ। फैटी एसिड पहले मेटाबोलाइज कर रहा था, अभी ग्लूकोज मेटाबोलाइज करेगा, जिससे फिर क्या होगा, जिससे फिर लास्ट में हमारे पास पायरुवेट बनेंगे। अभी यहाँ पर पायरुवेट भी बन रहे हैं और साथ में वहाँ पर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन भी होती है। इसके हवाले से हम वीडियो बना चुके हैं चेस्ट पेन के हवाले से, अभी मैं सिर्फ उसको ब्रीफ कर रहा हूँ। तो ऑक्सीजन की वजह से जब ऑक्सीजन न जाए, सफिशिएंट ऑक्सीजन अगर हार्ट को रिसीव ना हो, तब हार्ट में पेनफुल सेंसेशन होंगे। ओके, जिसको हम लोग एंजाइना कहते हैं। और ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास होते हैं, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेजोस्पास्टिक एंजाइना, जिसको प्रिंस एंजाइना भी कहते हैं, प्रिंस मेटल, या फिर एक्सर्शन इंड्यूस्ड एंजाइना भी कहते हैं। एनी हाउ डिफरेंट किस्म के हमारे पास एंजाइना होते हैं, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बार बार। अभी यहाँ पर आते हैं कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये प्लेक फॉर्मेशन कैसे होता है। इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस के प्लेक फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे होता है। एक है आर्थेरोस्क्लेरोसिस, एक है एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टरी क्या है, सिर्फ आर्टरीज का हार्ड हो जाना,
और एथीरो क्या है कि ये प्लेक फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाए। अब ये प्लेक फॉर्मेशन कैसे होगा हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। वेरी सिंपल, हमारे पास ये ब्लड वेसल है, ओके, ये वाले, इनमें एलडीएल फ्लोट कर रहे होते हैं। जब बिकॉज ऑफ सम रीजंस क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियम है, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास एंडोथीलियम है, इंटीमा है, मीडिया है और एडवेंटिशिया है, 3 लेयर्स हमारे पास है, 3 लेयर्स। ये हमारे पास नंबर 1, ये हमारे पास नंबर 2 और ये हमारे पास नंबर 3। एंडोथीलियम के बाद जो है आपने 1 2 3 स्टार्ट करना है, ओके। ये इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया। होता क्या है कि जब एंडोथीलियम है या एंडोथीलियल लेयर है, इसकी इरोजन हो जाती है, ख़राब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो ये फिर एलडीएल जो यहाँ पर फ्लोट कर रहे होते हैं, वो जब इस जगह को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर से जो है एंडोथीलियम अवेलेबल नहीं है, तो फिर इनकी डिपोजिशन यहाँ पर शुरू हो जाती है। यहाँ से एलडीएल डिफ्यूज करते हैं, इंटीमा में आते हैं, फर्स्ट लेयर, ठीक है। इंटीमा में आने के बाद एलडीएल जो है फिर वो यहाँ पर जब फ्लोट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर से ब्लड में से और जो यहाँ पर मोनोसाइट्स हैं वो इन्वेड करते हैं, अंदर आते हैं। फिर वो मैक्रोफेजेस कहलाते हैं। ये मैक्रोफेजेस इन एलडीएल को इनगल्फ करना शुरू कर लेते हैं। चूंकि एलडीएल जब यहाँ पर आते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को मैक्रोफेजेस पहचान लेते हैं और इनको इनगल्फ कर लेते हैं। इनगल्फ करने के बाद क्या होता है, मैक्रोफेजेस जब इनको इनगल्फ करते हैं तो हम लोग इनको एक खास नाम देते हैं, फोम सेल्स। क्या? फोम सेल्स। ये फोम सेल्स जो हैं ये बहुत एक किस्म के आप लोग कह दे रिएक्टिव होते हैं, जिससे ये मजीद यहाँ पर से जो मीडिया है, मीडिया लेयर, सेकंड लेयर, इसमें से कोलेजन और स्मूथ मसल्स नहीं है, इसकी प्रोलिफरेशन करवाता है। स्मूथ मसल्स यहाँ से आते हैं टुवर्ड्स दिस फोम सेल्स, जिसको कवर करना शुरू कर लेते हैं। और इन द मीनवाइल एलडीएल, मैक्रोफेजेस और टी सेल्स भी यहाँ पर आते हैं। सब इनके आपस में कॉम्बिनेशन होती है, फैटी स्ट्रीक्स बनते हैं और ये एक कवरिंग से शुरू कर लेते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ये बल्ज आउट होना शुरू हो जाता है। बल्ज आउट, जब बल्ज आउट होता है तो फिर जो डायमीटर है उसको कम कर लेते हैं। इस तरह की प्लेक फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ये मैंने एक ओवरव्यू दी सिंप्लीफाई करके, ओके, किस तरह से हमारे पास प्लेक फॉर्मेशन होती है। जब प्लेक फॉर्मेशन हो गई होती है तो फिर क्या होता है, ब्लड की सप्लाई जो है वो कमज़ोर हो गई होती है। पहले ये पूरा रीजन फ्री था, अभी इस प्लेक की वजह से रीजन कम हो गया है। पहले यहाँ पर देखो, अभी सिंपल इस तरह से अगर आना होता है तो फ्री है, लेकिन प्लेक है तो फिर क्या होगा, ब्लड के फ्लो में कमी आएगी। कमी आएगी तो ब्लड परफ्यूजन कम होगी, हार्ट कम ब्लड रिसीव करेगा, जिससे हम फील करेंगे पेन को। आपको बता चुका हूँ कि जब ब्लड कम जाएगा, ऑक्सीजन कम जाएगा, उसके कम जाने की वजह से हम लोग पेन फील करते हैं, पेन। तो मैं इसको, अगर आप लोगों को अभी भी पेन का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, हमारे एक शॉर्ट वीडियो है, विद इन 3-4-5 मिनट्स के अंदर अंदर है, वो चेक कर ले कि हाउ द पेन इज जनरेटेड, चेस्ट पेन के फैक्टर्स आप लोग सर्च कर लें, तो वहाँ पर आप लोगों को मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा कि चेस्ट पेन फिर क्यों होता है जब ब्लड की सप्लाई कम होती है। ओके, तो इन शॉर्ट यहाँ पर इस प्लेक की वजह से ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, उससे आपको फिर पेनफुल सेंसेशंस होंगे, जिसको हम लोग एंजाइना कहते हैं। तो ये हुआ इसकी इटियोलॉजी एंड पैथोफिज। ये सिंपल, जब ये प्लेक हार्ड होता है, यहाँ पर इनकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बरकरार रहती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। इससे फिर जो दर्द होगा वो स्टेबल एंजाइना कहलाएगा। लेकिन अगर ये फट गया, यहाँ से थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई या फिर एम्बोलिज्म हो गया, तो फिर वो अनस्टेबल एंजाइना कहलाया जाएगा, जो कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक कहलाता है। वो उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में भी। तो इन शॉर्ट यहाँ तक क्या हुआ, हमने अभी एंजाइना को ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, डिस्कस किया, इसकी पैथोफिज या आप लोग कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस को हमने डिस्कस कर लिया। ये एथेरोस्क्लेरोसिस है और इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हैं कि पैथोफिज ऑफ द एंजाइना भी है। गॉट वेल, अभी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास? सिंपल सी बात, ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास पेशेंट जब आते हैं उनको चेस्ट पेन होता है, ब्रेथलेसनेस होती हैं, एक जो पेन की क्वालिटी है वो बहुत एक्सट्रीम होती हैं। आपके हार्ट को जो है वो जब आप फील करते हैं जस्ट लाइक बिल्कुल एक बहुत वजनी चीज़ जो है आपके हार्ट पर आप लोग कोई रख रहा होता है, कोई सीने पर रख रहा होता है, तो वेल एक एक्सट्रीम क्वालिटी की पेन होती हैं। और ड्यूरेशन इसकी अमूमन 0.5 से लेकर के 30 मिनट्स तक इसकी ड्यूरेशन होती है। और अक्सर औकात जो देखा गया है, विद इन 10 मिनट्स जो है ये पेन अक्सर पेशेंट्स में सबसाइड हो जाता है। अभी अगर हम बात करें इसके डायग्नोसिस की, वो हम कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, हम लोग हिस्ट्री पूछेंगे पेशेंट से कि उसके साइन एंड सिम्टम्स कब से शुरू हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो ये सब बातें हम लोग पूछेंगे पेशेंट से। फिर उसकी हम लोग ईसीजी करेंगे, वहाँ पर एसटी जो वेव सेगमेंट है उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसकी डिप्रेशन कहाँ पर हो रही है, कैसी हो रही है, टी वेव कैसा है,
और कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट भी करते हैं इसके लिए डायग्नोसिस में, और इसके साथ साथ इको भी करते हैं ताकि हमें मालूम हो सके हार्ट का साइज़, शेप, उसकी कैपेसिटी जो है चेंज तो नहीं हुई है। इजेक्शन फ्रैक्शन भी मालूम करते हैं बाज़ औक़ात, और एंजियोग्राफी भी हम लोग करते हैं तो आइडेंटिफाई कि प्लेग जो है वो कहाँ पर कैसे बना हुआ है। तो ये अमूमन हमारे पास इन शॉर्ट ब्रीफ में डायग्नोसिस के स्टेप्स हैं रिगार्डिंग एंजाइना। फिर हम लोग मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वेरी सिंपल। हमारे पास दो किस्म के मैनेजमेंट हैं, एक है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, एक है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। जो नॉन फार्माकोलॉजिकल है उसमें हम लोग कहते हैं कि पेशेंट जो है वो स्मोक ना करें और एक्सरसाइज को इंक्रीज करें, वेट लॉस की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं, वेट लॉस करवाएं, डाइट पर खास ख्याल रखिए, ऐसा डाइट ले जिससे हार्ट को नुकसान न पहुंचे, कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट हो। फिर हमारे पास है फार्माकोथेरेपी। इसमें हम स्टार्टिंग लेते हैं फ्रॉम नाइट्रोग्लिसरीन 0.6 टू 0.3 0.6 mg का होता है, और फिर उसके बाद जो है स्लाइडली ग्रेजुअली हम लोग इसको इंक्रीज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पेशेंट। तो फिर हम लोग इसके साथ साथ जो है एस्पिरिन भी प्रोवाइड करते हैं 75 टू 150 mg। लेकिन अगर इससे किसी पेशेंट को एलर्जी होती है एस्पिरिन से, तो फिर हम लोग स्विच करते हैं टूवर्ड्स क्लोपिडोग्रिल 75 mg। और साथ में जो है फिर हम लोग स्टैटिन्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक में से हैं। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो स्टैटिन्स वेरी फंक्शनल रोल प्ले करेंगे ताकि कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पर से हम लोग कम कर सकें। और साथ में एस इनहिबिटर्स भी हम लोग देंगे। यहाँ पर एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ एंडोथेलिन और एस जो है वो भी प्रोड्यूस होते हैं जो मजीद वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। तो हम लोग एस इनहिबिटर्स देंगे ताकि वो कंस्ट्रिक्शन मजीद ना हो, ब्लड वेसल्स डायलेट हो। तो याद रखिएगा एंजाइना में हमने कहा कि ब्लड की सप्लाई कम होती है हार्ट के मसल्स को, तो ब्लड की सप्लाई तब इंक्रीज होगी जब ब्लड वेसल खुले होंगे। तो ये सारे वो ड्रग्स हैं जो अप्रॉक्स हमारे पास हेल्प आउट करते हैं कि ब्लड के वेसल्स या तो खुलेंगे या फिर हार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन नहीं करेगा। तो अगर हार्ट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन नहीं करेगा और ब्लड के वेसल खुले रहेंगे, फिर इस तरह से हार्ट के मसल्स को खून पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा और पेन रिलीव होगा। गॉट, ये सब इनके शॉर्ट मैकेनिज्म मैंने समझाया कि ये सब इस तरह से हमारे पास हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो बीटा ब्लॉकर अभी मैंने कहा कि हम बीटा ब्लॉकर देंगे। तो बीटा ब्लॉकर कैसे देंगे, क्या करेगा ये बीटा ब्लॉकर, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को जो है डिक्रीज करेगा, कम करेगा। और साथ में हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पेशेंट को, अगर पेशेंट के साइन सिम्टम्स रिलीव हो रहे होते तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पर डोज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, डोज को दे करके फिर मैनेज करते हैं पेशेंट को। और इन द मीन वाइल बीटा ब्लॉकर देने के बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी देते हैं। और फिर इस तरह से अगर कहीं पर फिर मैनेजमेंट हो रही है और साइन सिम्टम्स के दौरान ड्यूरिंग मैनेजमेंट साइन सिम्टम्स जो हैं वो एलिविएट नहीं हो रहे हैं या फिर कोई रिस्पॉन्स तो नहीं हो रहा, कोई फिर एक और ड्रग हम लोग यहाँ पर देते हैं, वो है पोटाशियम चैनल ऑप्लर्स देते हैं। तो इस तरह से फिर उसके बाद हम लोग स्विच करते हैं। अगर फिर भी इनकी पेशेंट की जो साइन सिम्टम्स हैं वो सबसाइड नहीं हो रहे, पेशेंट की कंडीशन एग्रीवेट हो रही हैं, फिर हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स रीवेस्कुलराइजेशन, यानी कि बाईपास, कैबेज वगैरह की तरफ जो है फिर हम लोग जाएंगे, हार्ट की सर्जरी की तरफ जाएंगे। सो दैट्स इट्स ऑल अबाउट एंजाइना। क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स।